अलग अलग जगहों पर डेटा स्टोर करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये सही है? कोई भी चीज़ जो डेटा है वो हैक हो सकता है ओके। और 100% कोई भी एनक्रिप्शन पॉसिबल है नहीं है। जो डेटा हम स्टोर करते हैं, अननेसेसरी डेटा मत स्टोर करो। जी। अब ऐसी ऐप्स आई हैं जो लगती तो पूरा ओरिजिनल हैं, ओके। मगर होती हैं वो फ्रॉडस्टर्स की तरफ। कभी कभी आप अपने फ़ोन को भी ऐसे देख कर पता कर सकते हैं अगर ये बहुत गर्म हो रहा है, या कभी कभी आपको इस पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा है बड़ी देर से, जी। क्या पता किसी ने कोई डुप्लीकेट सिम निकाला हो आपका। लुकआउट करके एक ऐप है, अगर उसको आप डाउनलोड कर देंगे उससे भी आपको अलर्ट आ जाएगा कि आपका कहीं फ़ोन कंप्रोमाइज़ तो नहीं है। पासवर्ड अच्छे रखें, साइबर हाइजीन रखें अच्छा, और डिजिटल फुटप्रिंट जिसका कोई इंटरनेट में कोई इरेजर नहीं है। तो ऐसे ही कोई फ़ोटो डालने से पहले, कोई पोस्ट डालने से पहले 1000 बार सोचो कि ये इरेज नहीं होती। हम तो अपने नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सबका स्वागत है। आज स्टेट टाइम्स पर जिस पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, इन्हें साइबर सिक्योरिटी की अच्छी खासी जानकारी है, कई बुक्स लिख चुके हैं और आज के दौर में साइबर क्राइम पीक पर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसएसपी यासिन किचलू जी की। सर, एक टर्म है जो अक्सर हमारे व्यूअर्स भी शायद मुझसे एग्री करेंगे, मेटावर्स। तो आपसे जानना चाहते हैं कि दैट व्हाट इज मेटावर्स? मैं इसको सरल भाषा में पेश करना चाहता हूं, क्योंकि एक आम सिटीज़न को पहले समझ आना चाहिए कि मेटावर्स क्या है। जी। पहले हम इंटरनेट के ज़माने में थे, इनिशियल स्टेजेस पर हमें पहले इंटरनेट की भी नॉलेज नहीं थी, अभी उतना नॉलेज नहीं है इंटरनेट का, और साइबर क्राइम से जो जूझ रहे हैं हम इंटरनेट की वजह से। जी। तो दूसरी या तीसरी लेवल आ गई है, अनदर लेवल हैज़ कम नाउ, दैट इज़ मेटावर्स। मेटा मीन्स बियॉन्ड, वर्स मीन्स वर्ल्ड। ये एक अजीब और अलग सी दुनिया है जिसमें जैसे आप कोई 3D गेम खेल रहे हैं, उसमें आप गॉगल लगा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो भी एनिमेशन अंदर चल रहा है वो बाहर आके आप उसका पार्ट बन रहे हैं। जी 3D 5D में भी। बिल्कुल 3D या 5D जो भी आप करना चाहते हैं। इसी हिसाब से ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, जिसमें आपको वो गॉगल लगाई जाएगी, जिसमें आप वर्चुअल रियलिटी में चले जाएंगे। अब तो इसकी इतनी भी स्टेज आ गई है कि आपने बिजनेस करने के लिए या कोई भी आपने शॉपिंग करने के लिए या कोई भी एक्टिविटी जो मेटावर्स पर आप कर रहे हैं, उसमें आप अपना डिजिटल अवतार भी भेज सकते हैं, जो आपके फीचर को मद्देनज़र रखते हुए आपका बनाया जाएगा, और वो एग्जैक्टली क्लोन होके वो आपका समझो आपका डिजिटल अवतार आपके मेटावर्स में आपकी जगह को, आपकी पर्सोना को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो आज के दौर में मैं ये कहूँगा कि अब जैसे मॉल्स में बिज़नेस हो रहा है, वैसे ही मेटावर्स में बिज़नेस होने को आ रहा है, और शॉपिंग हुई या बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, या आपका वहाँ पर लैंड ले रहे हैं लोग, और आप वाइट हाउस या कोई भी बड़ी बिल्डिंग आप अपनी बना सकते हैं, और जो भी आपके अरमान कहीं बचपन में रहे होंगे या अपनी लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं, वो आप मेटावर्स के थ्रू आप वो दोबारा वो लाइफ जी सकते हैं दोस्तों के साथ, या जो भी। अभी पीछे में मुझे याद आता है कि एक मेटावर्स पर एक म्यूज़िकल कोई प्रोग्राम हुआ, उसमें बड़ी पर्सनैलिटीज़ और सेलिब्रिटीज़ भी आई और उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें, और अब उनको फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग ऑन मेटावर्स। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली मेटावर्स इज। तो यानी कि अगर फॉरेन में किसी की कोई मीटिंग है तो आप नहीं जा सकते हैं, तो घर बैठे आप मेटावर्स। बिल्कुल, देखें पहले भी आप जूम मीटिंग्स करते थे, मगर वो वर्चुअल वर्ल्ड वो भी था। अब देखें, अब ये कम्प्लीटली एक नई वर्ल्ड है जिसमें आपका डिजिटल अवतार जाएगा। अब थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि डिजिटल अवतार की लीगल सैंक्टिटी क्या है। एग्जैक्टली, मैं पूछने भी वाली थी कि इसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। यस, अब इसका डाउन साइड्स ये हैं, नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि बिजनेस वाले के लिए तो ये ठीक है जी, मगर साइबर क्राइम जो हमारे सरफेस वेब पर जो आम इंटरनेट पर हो रहा था, मेटावर्स पर ज़्यादा हो रहा है जी। जैसे किसी लड़की का डिजिटल अवतार का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गई। अब उसमें वो जो रिपोर्टेड केसेस आ रहे हैं उनको कैसे टैकल किया जाएगा, तो वो भी अब जो कानून बनेगा उसको मद्देनजर रखते हुए हमें एडवांस में प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ जी इस मेटावर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम से लॉन्च हो रहा है, या जो भी
बिजनेस या जो भी डिजिटल अवतार या जो भी कंसेप्ट आ रहा है, इससे पहले हमें तैयारी करनी है। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बात की कि हम एक अल्ट्रा मॉडर्न डिजिटाइजेशन वर्ल्ड में हैं, राइट? सो सिम्स की अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन पहले जब होते थे, पहले बड़े सिम कार्ड आए, फिर छोटे माइक्रो सिम्स आई, आजकल दौर है ई सिम्स का। तो आपसे इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहती हूँ कि सिम्स कितने टाइप्स की हैं और ये ई सिम का क्या है? बिल्कुल। अब सिम का कंसेप्ट ये है कि जो आपके पास अभी सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको फिजिकल सिम बोलते हैं। जी। ये तो आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर या कैरियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मिल सकता है। अब फ़ोन में ही ई सिम, नैनो सिम आ रहे हैं जी। वो तो इन बिल्ट सिम आ रहे हैं, जिसमें आपको जैसे आपने वोडाफोन से या एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर की तरफ शिफ्ट होना है, तो आपको उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। उधर सेटिंग में आप दूसरा सर्विस प्रोवाइडर उसी इलेक्ट्रॉनिक सिम से चेंज कर सकते हो, तो वो इनबिल्ट होता है मोबाइल में। अब आपने तो सिर्फ 2 का जिक्र किया, इसमें अब तीसरा भी एक आया हुआ है। जैसे आपका सॉफ्टवेयर है वो वर्चुअल सिम है। पहले आपने फिजिकल सिम, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिम, उसको मैं सेमी वर्चुअल बोलूँगा, सेमी फिजिकल, सेमी वर्चुअल। तो इसकी एवोल्यूशन जो लास्ट वाली अभी तक है वो है वर्चुअल सिम। उसमें आप नॉर्मली जैसे किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, वैसे आप उसको डाउनलोड करके नंबर डाल सकते हैं, तो वो नंबर चढ़ेगा आगे, वो नंबर इस्तेमाल होगा। तो वो भी कहाँ अवेलेबल होगी? और आपका प्ले स्टोर में अवेलेबल हो सकता है। ये आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, पहले ट्रायल वर्जन में तो आपको मिल सकता है थोड़ी देर के लिए, बाद में उसको आपको चार्ज करेंगे। तो ये एक आगे आने वाली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए भी एक चैलेंज है। तो कहीं पर भी ये इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इसका एक जो चैलेंज ये है कि इसके सर्वर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स बाहर हैं, फॉरेन में हैं, वो क्यों हमें कोऑपरेट करेंगे वर्चुअल सिम में? तो इसका यही है कि अगर यहाँ पर भी ये स्टार्ट हो गया वर्चुअल सिम पर एक दूसरे के साथ बात करना, तो आने वाले वक्त में हमें सतर्क रहना है और कुछ सोचना पड़ेगा कि वर्चुअल सिम को बैन करने के लिए या इसको रेगुलेट करने के लिए। जी, ये बहुत अच्छी बात कही। इसी तरह से अलग अलग मुद्दों पर मुझे लगता है कि आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि डेटा स्टोरेज का आजकल बहुत वो है कि हम आई क्लाउड्स में या अलग अलग जगहों पर डेटा स्टोर करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये सही है? देखें, डेटा स्टोरेज बड़े लोग, ये सर्विस प्रोवाइडर्स ये कहते हैं कि आपका डेटा जी सेफ है, सिक्योर है, और कभी कभी आपको बोलते हैं एनक्रिप्टेड है। जी। आप ये मान के चलें कोई भी चीज़ जो डेटा है वो हैक हो सकता है, और 100% कोई भी एनक्रिप्शन पॉसिबल है नहीं है। इस हिसाब से चलें। तीसरी बात जो मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो डेटा हम स्टोर करते हैं, अननेसेसरी डेटा मत स्टोर करो। आपको पता होगा कि इनडायरेक्टली मैं ये कहूँगा कि पोल्यूशन इससे होता है। वो कैसे? डेटा स्टोरेज से पोल्यूशन होता है, क्योंकि आपको किसी भी सर्वर में डेटा रखने के लिए या इवन के मोबाइल में आप डेटा रखेंगे, तो उसमें किसी न किसी फॉर्म में आपकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो जाती है उसको डेटा को सेव करने में। जैसे बड़े बड़े सर्वर्स हैं, वहाँ पर डेटा सेव रखोगे, अननेसेसरी डेटा सेव रखोगे, तो वहाँ पर उसको सेव रखने के लिए उनको एनर्जी या बिजली का इस्तेमाल होता है। तो बिजली ज़्यादातर आप देखो थर्मल प्लांट से बिजली आती है, उसको मेंटेन करने के लिए कितना कोयला जलता होगा। तो अल्टीमेटली किसी भी फॉर्म में एनर्जी आप इस्तेमाल करोगे उसको सेव करने के लिए, माइक्रो लेवल पर या मैक्रो लेवल पर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। तो जब एनर्जी का इस्तेमाल होगा, तो अगर वो कोयले से होता है या ऐसी चीज़ों से होता है जिससे पोल्यूशन फैलता है, तो वो पोल्यूशन को रोकने के लिए जितना भी आप डेटा कम सेव करोगे, तो आपके सर्वर पर डेटा रिक्वायर्ड डेटा होना चाहिए। तो अननेसेसरी वीडियोज़, अननेसेसरी कोई सेव रखना कोई डेटा, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि इसके रेमिफिकेशंस क्या हैं और इसमें एनर्जी का क्या है, पोल्यूशन का क्या है। वी रिमेन अनकंसर्न्ड। हमें तो कंसर्न दिखाना पड़ेगा एनवायरनमेंट के मतलब, अपने मुल्क के मतलब, क्या चीज़ सिक्योर है, क्या चीज़ थोड़ा सा एनवायरमेंटल
जो एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली जिसको हम जिसे कहेंगे, कहते जो हैं, एग्जैक्टली जी, जो जी। वर्ड है इसके लिए इको फ्रेंडली होना चाहिए, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके सर, एक सवाल मुझे लगता है अक्सर लोगों के जहन में आता है, प्ले स्टोर से बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहां हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक जगह से अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम बिल्कुल। शिफ्ट करते हैं, जहां लिखा हुआ आता है कि ये वेरीफाइड हैं और ट्रस्टेड हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, आज के दौर में हम कहेंगे कि हम प्ले स्टोर से कोई भी चीज़ या किसी भी वेबसाइट से कोई चीज़ हम उसके साथ ट्रांजैक्शन करें या उस पर ही भरोसा करें। जी। मैं चंद एग्जांपल्स देना चाहता हूं कि आजकल ये भी रिपोर्टेड चीज़ें हैं कि प्ले स्टोर में भी एक समझो ऐसी ऐप्स आई हैं जो लगती तो पूरा ओरिजिनल हैं, ओके। मगर होती हैं वो फ्रॉडस्टर्स की तरफ फिशिंग करने के लिए कि आपको वैसी ही एक ऐप दिया जाएगा जिसको आप डाउनलोड करेंगे और वो आपसे इंफॉर्मेशन ले सकती है। जैसे साइट के बारे में ये कहूँगा कि आप किसी साइट पर बोलते हैं जी नौकरी.com, हाँ जी आपको नौकरी दी जाएगी, बैठे बैठे आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। अब नौकरी.com, अब किसको पता है कि HTTPS होगा, वो भी अगर नहीं होगा तो कौन स्पेलिंग चेक करेगा उस साइट की। बिल्कुल, नौकरी बिल्कुल। की जगह पर माइनर सी होती हैं जो नोटिस नहीं होती हैं। कोई लेटर लिखेंगे तो इतना कोई देखता नहीं है। जी। तो इसके लिए www.whoisdomaintool.com ऐसे करके साइट से, जिसमें अगर आप वो URL डाल देंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये साइट एक्चुअल है या ये ऐसे फोल्ड साइट है। ऐसे ही जैसे मैंने पहले भी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बोला, जैसे आपका फ़ोन है या आपका ईमेल है, उसको भी आप चेक कर सकते हो कि कहीं उसका यूज़र नेम या आपका ID या आपका पासवर्ड कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं हुआ है। जी। उसके लिए भी हैव आई बीन पॉन्ड करके साइट है, तो उस पर आप डाल के वो अपना पता कर सकते हैं। ऐसे भी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने अपना वो ऐप्स बनाए हैं जिसमें आप फ़ोन नंबर डाल के पता कर सकते हो कि आपके नाम पर कोई दूसरा सिम तो नहीं कोई इस्तेमाल कर रहा है। कभी कभी आप अपने फ़ोन को भी ऐसे देख कर पता कर सकते हैं अगर ये बहुत गर्म हो रहा है, या कभी कभी आपको इस पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा है बड़ी देर से, क्या पता किसी ने कोई डुप्लीकेट सिम निकाला हो आपका वो कर अच्छा, दिया फोन जो ओवर हीटिंग होता है उसका कभी कभी, हाँ, वो भी एक इंडिकेशन होता है कि आपका कहीं कंप्रोमाइज मिसयूज़ हो रहा है। इसको लुकआउट करके एक ऐप है, अगर उसको आप डाउनलोड कर देंगे उससे भी आपको अलर्ट आ जाएगा कि आपका कहीं फ़ोन कंप्रोमाइज़ तो नहीं है। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी जो आपने शेयर की है। बिल्कुल बिल्कुल। यही थोड़ी एक एक्सरसाइज करनी है अपने, जिसको हम साइबर हाइजीन बोलेंगे, उसके लिए पासवर्ड अच्छे रखें, साइबर हाइजीन रखें अच्छा, और डिजिटल फुटप्रिंट जिसका कोई इंटरनेट में कोई इरेजर नहीं है। ओके। आप पेंसिल से कोई चीज़ लिखेंगे तो ये समझो रिफिल वाला पेन है, आपने लिख लिया तो वो फिर इरेज होगा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही कोई फ़ोटो डालने से पहले, कोई पोस्ट डालने से पहले 1000 बार सोचो कि ये इरेज नहीं होती। हम तो अपने उस फ़ोन से उसको मिटा देते हैं, एक्चुअली ये सर्वर पर बिल्कुल वही रहता है। तभी एक कंसेप्ट अब आ गया है कि राइट टू बी फॉरगॉटन करके एक मुहिम चली है। हर एक बोलता है कि मेरा एक फ़ोटोग्राफ है, वो 10 साल बाद ऐसे ही आ जाता है, पॉपअप हो जाता है। तो एक जो जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, या जिनके सर्वर हैं, तो एक इंटरनेशनल कोई लॉ बने जो उनको राइट टू बी फॉरगॉटन, वो उनको रिक्वेस्ट डालें ताकि वो बिल्कुल वो डिलीट ही हो जाए, ताकि किसी वक्त किसी का कोई ऐसा वीडियो आ जाता है जिस वक्त उसको वो देखना नहीं चाहता, वो फिर उसको वो यादें या वो जो चीज़ें हैं वो एम्बैरेसमेंट फील। इवन फेसबुक पे भी हर साल मेमोरीज शेयर होती हैं, है ना। तो खैर उसमें तो ऑप्शन रहता है कि आप शेयर करो और करना चाहते हो कि नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है। मगर कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेट पर ये चीज़ आप डालते हैं तो किसी वक्त भी आपके पास पॉपअप होके आ सकती है। तभी राइट टू बी फॉरगॉटन आगे चल के ये एक कंसेप्ट आ रहा है जिसमें आपको हक दिया जाएगा कि आप इसको राइट है आपके पास कि आप अपना वीडियो या अपना पिक डिलीट कर सकते हो। अब दो चीज़ें और मैं बोलना चाहता हूँ। एक कंसेप्ट ज़बरदस्त है, उसको बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी। ओके। नेट न्यूट्रलिटी में जैसे आपको सर्विस प्रोवाइडर के पास इस वक्त सारा, जिसको हम कार्टे ब्लांच बोलते हैं, पूरा उसके पास इख्तियार है कि वो आपका नेट स्लो करेगा, किसका तेज़ करना है जी। मगर इसमें है कि ये जो नेट न्यूट्रलिटी है ये बोलता है कि
जो यूज़र्स हैं, जैसे कंज्यूमर किंग है, उसके पास होनी चाहिए अथॉरिटी जो ये बोले कि एसेंशियल सर्विस है, इसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि मेरा नेट जब मैं पे कर रहा हूँ तो मेरा नेट भी उतना ही चले। अब सर्विस प्रोवाइडर तो ये भी कर सकता है ना कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कोई अमीर तरीन लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको एक स्पीड दी जाए, और आपकी कभी कभी डाउन भी की जाए, मतलब उस पर है। बट दे शुड बी मेड अकाउंटेबल रिगार्डिंग दिस राइट। तो इसको बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी। ये शायद मुझे लगता है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर था, उसने ये आइडिया दिया था कि नहीं जी इसमें ये होना चाहिए। इवन इंडिया में टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी पब्लिक डोमेन में ये डाला था कि भाई आप हमें लोग बताओ कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखो सर्विस प्रोवाइडर्स ने उधर क्या एक क्या बोलते हैं ब्लफ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं जी हम नेट न्यूट्रलिटी नहीं, हम बेसिक फ्री बेसिक्स देंगे। आप समझ गए, फ्री बेसिक होता है कि गरीबों को जी हम मुफ्त में इंटरनेट इस्तेमाल करें। हम क्या मांग रहे हैं, हम मांग रहे थे स्पीड या जो भी हमारे राइट्स हैं इसमें कि हमारे पास होना चाहिए कि कैसे नेट चलेगा। वो कह रहे थे फ्री बेसिक्स देंगे हम, पुअर्स को देंगे फ्री बेसिक्स। ये समझो दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ रेड हेरिंग कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं एक्चुअल मुद्दे से। हम ये मांगे क्योंकि लोगों को तो होता नहीं है ये। तो उसमें मैंने भी एक सजेशन डाली थी, उन्होंने पब्लिक डोमेन में किया था कि बट इज़ ए गुड डिसीजन बाय द टेली कम्युनिकेशन दैट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कि अच्छा है उनने पब्लिक डोमेन में डाला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं ये है क्या चीज़। जी। तो ये भी एक मसला है। तो एक और मैं ऐड करना चाहता हूँ बात, मुझे लगा कि आप किस तरह इशारा दे रहे हैं। जो इंटरनेट इतना ही इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट 3 किस्म के हैं। आपका सरफेस वेब जिसमें आप अपना ईमेल इस्तेमाल कर रहे हो, आपका फेसबुक, नेटफ्लिक्स जो आजकल इस्तेमाल कर रहे हो, वो साइबर स्पेस का सिर्फ 4% है। 96% डीप वेब है। उसका भी तीसरा एक पार्ट है जिसको डार्क वेब बोलते हैं, जो टार ब्राउज़र से चलता है, जो कि गूगल से नहीं चलता है। उसके ब्राउज़र्स, उसके सर्च इंजन डिफरेंट हैं और वहाँ पर आजकल ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है। तो लीगैलिटी की जहाँ बात की जाए तो उस लीगैलिटी में आप जो डीप वेब है इस्तेमाल कर सकते हैं लीगल वे में, मगर ज़्यादातर आजकल वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उसमें भी काम कर रही हैं, एक्टिव हैं। जी बिल्कुल, ये है जी आज का। मैं एक और सवाल जानना चाहती हूँ। आजकल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत यूथ में क्रेज़ है, जिसे देखो बस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, एक तो लोगों को बहुत सारे लोग मुझ जैसे भी होते हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं होता है कि हम बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। पैसे तो लोगों के पास हैं, वो कहते हैं कि एक नया कंसेप्ट आया है तो इसमें हम इन्वेस्ट करें। फ्रॉडस्टर्स को पता है कि एक नया कंसेप्ट आया है तो यही कोई कंसेप्ट लेकर हम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाएं। जैसे अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति है, उनने भी फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया। कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहे हैं जी तो आप इतने पैसे इसमें डालो तो आपको 40 लाख मिलेंगे। लोगों ने डाले, कश्मीर में एक गाँव से बेचारे ने ज़मीन बेची। ऐसे ही ये बताया जाता है कि आपके जी आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो तो वो एक जाली सा एक्सचेंज बना के या ऐप बना के, एक्सचेंज कौन सा बनाना है उन्होंने, एक ऐप बना के वो डाल देते हैं कि इसमें इतने डालो जी आपके डबल या ट्रिपल। पहले मत होते होंगे डबल ट्रिपल, बाद में भी देते होंगे, गायब हो गए। जैसे आपका वो पावर बैंक करके मैंने वो ऐप बोली थी जिसमें इन्वेस्ट करो तो ये तो बिटकॉइन में भी कहते हैं हाँ जी ये बिटकॉइन है, आपको जी फिर बिटकॉइंस में आपके पैसे आपके वॉलेट में ई वॉलेट में जाएंगे। तो वो उनको जाली वो ऐप्स डाउनलोड करने को बोलते हैं, वो करते हैं तो उनको वो दिखाते भी हैं देखो जी इतना जमा हो गया है। अब आपको मैं थोड़ा सा इसमें एक इजाफा ये करूँगा, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी इसको बोलते हैं जी। सबसे पहले जब इस वर्ल्ड में ये बिजनेस स्टार्ट हो गया तो इसमें सबसे पहले बार्टर सिस्टम था जी। अगर हम वीट देते थे तो वहाँ से उसको दूसरा कोई कुछ और देते थे, उसको बार्टर सिस्टम कहते थे। ये भी थोड़ा पुराना जब हो गया है तो फिर जो गांव में बड़े अमीर लोग होते थे तो वो क्या करते थे कि नहीं जी बार्टर सिस्टम नहीं है, अब आपको कोई मेटल कोई रखेंगे, उसको टोकन रखेंगे कि हाँ जी इससे हम करेंगे बिजनेस स्टार्ट।
टोकन सिस्टम भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उसमें वो वैल्यू का सिस्टम होने लगा कि गोल्ड वाला थोड़ी देगा, सिल्वर जो भी उस वक्त जिसकी होगी। उसके बाद अल्टीमेटली कॉइन्स आ गए, फिर कॉइन्स के बाद एक पेपर करेंसी का ज़माना आ गया, फिएट करेंसी, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाती है। तो फिर बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व हो गया। पहले बैंकर्स गाँव में होते थे, बड़े बड़े लाले वो देते थे उधार वगैरह देकर जी। उसके बाद उन्हें बोला कि छोटे प्राइवेट बैंक हो गए, फिर नेशनलाइज बैंक हो गए। तो बैंकिंग में भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम स्टार्ट हो गया कि हाँ जी एटीएम ये। अब जापान का कि कहाँ का था वो सतोशी, उसने कहा यार अगर हम 2 बंदे या 3 बंदे आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम बैंक को थर्ड पार्टी क्यों बनाए वैलिडेट करने के लिए, और हम उनको पैसे भी दे रहे हैं, चार्ज भी कर रहे हैं। उसने पीयर टू पीयर, अगर 5 या 10 या 100 बंदे हैं, उसने बोला हम आपस में ही एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करें, डिजिटाइज ट्रांसफ़र करें। तो उसने ये कंसेप्ट डाला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। जैसे आप लेजर मेंटेन करते हैं किसी बैंक में, उसने इलेक्ट्रॉनिक लेजर सिस्टम स्टार्ट किया, जिसमें हर एक जो उसमें पार्ट था उस पीयर ग्रुप का और बैंकिंग वो समझो एक किस्म का ट्रांजैक्शन का, वो उसमें वो मेंटेन, उनमें से एक बंदा वो मेंटेन करता था, एक सेफेस्ट तरीका था वो मेंटेन करने का। तो उस हिसाब से वो उस ब्लॉकचेन में वो चीज़ें सेव रहती थी और वहाँ से वो ट्रांजैक्शन और उसका हिसाब किताब ठीक रखता था जी। ये समझो वैसे ही है, एक आम सी लैंग्वेज में मैं कहूँगा कि ये ट्रांजैक्शन कैसी है, जैसे आप ईमेल भेजते हो ना, तो उसमें प्राइवेट की, पब्लिक की, आपके पास भी पासवर्ड है, अगले रेसिपिएंट के पास भी पासवर्ड है, समझो ऐसे ही आपको सरल भाषा में वैसे ऊपर फिर वो डिपॉजिट हो जाते हैं पैसे। जैसे मैंने आपको 2 बिटकॉइन दिए, 1 बिटकॉइन की $10,000 हो सकती है कीमत। अब इसका नाम बिटकॉइन था, किसी ने इसका नाम मनेरो रखा, और बिटकॉइन का कंसेप्ट आ गया, किसी ने एथेरियम स्टार्ट किया, तो डिफरेंट बिटकॉइंस फिर मार्केट में आ गए। तो स्टार्ट इसी से हो गया। हम बिटकॉइन नहीं बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं लिप्टन चाय, लिप्टन तो ब्रांड है, ये तो सीटीसी है, वैसे ये क्रिप्टो करेंसी है। अब हमने बिटकॉइन ही सबों को बोला, तो ऐसा नहीं है, बिटकॉइन कुछ और भी नाम हैं जिनकी वैल्यू इनसे ज़्यादा हो सकती है। फिर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के वो वॉलेट्स बनाए, एक्सचेंजेस बनाए, जहाँ पर ब्लॉकचेन वो लीगली कहीं मुल्क उसको करने लगे। उनके एटीएम्स बने बिटकॉइंस के, कुछ दुकानें ऐसी बनी जिसमें बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन होने लगी। पर इंडिया में आरबीआई ने इसको अप्रूव नहीं किया, फिर भी गवर्नमेंट अभी उतना अप्रूव नहीं कर रहे हैं। हालांकि पीछे बजट में बताया गया कि इतने % हम एट सोर्स इसमें डिडक्ट करेंगे, फिर भी इसमें और भी काम हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम पीछे हैं, कि जब भी ये अप्रूव हो जाएंगी ये चीज़ें तो एकदम से इसके रेगुलेटरी चीज़ें आ रही हैं और इसको रेगुलेट किया जाएगा। जी, तो आज आपने देखा कि हमने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की और सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि डेटा स्टोरेज से जो है वो पोल्यूशन होता है, जो कि मुझे सर नहीं पता था, और कैसे ये सर ने अलग अलग पॉइंट्स आपके सामने रखे। तो सर जाने से पहले आप जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि देखा देखी में फ्रेंड रिक्वेस्टें ज़्यादा नहीं लिया करो, और देख सुनकर फ्रेंड रिक्वेस्टें लिया करो। और फ़ोन चाहे व्हाट्सअप कॉल हो या कोई आपका मैसेज हो, क्लिक मत किया करो और कॉल अटेंड नहीं किया करो। एहतियात किया करो, पहले क्रॉस चेक किया करो और रिचेक किया करो। किसी भी कॉल को, किसी भी SMS को, किसी भी लिंक या पॉपअप को क्लिक करने से पहले सोचो कि कहीं ये आपकी इन्फॉर्मेशन, जो कि डेटा आपका न्यू ऑयल है, न्यू ऑक्सीजन है, डेटा आपका है तो आप सेफ़ हो, डेटा नहीं है तो आप सेफ़ नहीं रहेंगे। अगर ये चुरा लिया किसी ने तो आप सेफ़ नहीं होंगे। तो इसके लिए मैंने टर्म निकाली है साइबरवेसी। साइबरवेसी मस्ट बी द प्रायोरिटी ऑफ एवरी नेटिजन। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ SSP यासिन किचलू जी, जिनके साथ हमने आज साइबर सिक्योरिटी और मेटावर्स पर बात की, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की, और इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि कोई भी लिंक, मैसेज या कोई भी आपके सोशल मीडिया पर जब आपको रिक्वेस्ट आती हैं तो उसे रीचेक करें, उसके बाद ही आगे आप उसको एक्सेप्ट करिए। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें स्टेट टाइम्स।